जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि क्या अब जो है कर्मचारियों का ईपीएफ, ईएसआई, मेडिकल सुविधाएं और जो सुविधाएं हैं जैसे 8 घंटा ड्यूटी करना, ये सब क्या बंद होने वाला है। क्या ईपीएफ बंद हो जाएगा, क्या ईएसआई बंद हो जाएगा, क्या 8 घंटे काम जो अभी सरकार ने नियम बना रखे हैं क्या वह 12 घंटे हो जाएंगे, 16 घंटे हो जाएंगे। जो भी कानून था मजदूरों के हक में, उन सारे कानूनों को अब बंद करने वाला है और सिर्फ 29 कानूनों को अब जो है मंजूरी मिलने वाला है। इससे पहले कई सारे कानून थे जो कर्मचारियों के हित में बहुत ही अच्छा था, लेकिन दोस्तों अब जो है यह सब बदलने वाला है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। क्योंकि 500 से कम जहां पे कर्मचारी रहेंगे, कम रहेंगे, वहां पे कोई सुरक्षा अधिकारी नहीं रहेगा। जहां पे 50 महिला कर्मचारी रहेगा वहां पे कोई क्रैच नहीं रहेगा। जहां 50 से कम विश्राम कक्ष है वहां पर जो है कोई लंच रूम नहीं रहेगा। तो आइए, और भी बहुत सारे इसमें दोस्तों ऐसे नियम हैं जो कर्मचारी के हित में नहीं है। आखिर क्यों यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 घंटे से 90 घंटे तक सप्ताह में कार्य करने की कह रहा है। तो विस्तार से बताते हैं आखिर है क्या दोस्तों आज का ये वीडियो। संसद में श्रम संहिताओं को पारित करने के बावजूद मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 4 साल के से अधिक समय तक उन्हें लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं कर रही सकी है। एकजुट मजदूर वर्ग आंदोलन ने आम हड़तालों सहित देशव्यापी संघर्षों के माध्यम से उनके कार्यान्वयन का कड़ा विरोध किया है। तीसरी बार सत्ता में वापसी, लेकिन बहुत कम संख्या के साथ, और टीडीपी और जेडीयू जैसे अपने सहयोगियों की बैसाखी पर खड़े होने के लिए मजबूर होने से मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को अपने कारपोरेट समर्थक नव उदारवादी एजेंडे को पूरा करने का साहस मिला हुआ है। इसने अब श्रम संहिताओं को लागू करने के लिए आक्रामक उपायों की शुरुआत कर दी है। वहीं पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस साल अप्रैल तक श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर देगी। तो दोस्तों अभी जो ये अधिसूचित करने वाला है श्रम कानून जो लागू होने वाला है, इसमें कई सारे बदलाव होंगे जो कर्मचारियों के हित में नहीं है। मोदी सरकार और कारपोरेट वर्ग को चेतावनी दी जानी चाहिए कि भारत का मजदूर वर्ग श्रम संहिताओं को उनके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं होने देगा। जैसे ही श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया जाएगा, मजदूर वर्ग संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के आह्वान पर देश भर के सभी कार्यस्थलों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके बाद देशव्यापी आम हड़ताल होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने, जिसने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान संघर्ष की अगुवाई की थी, जिसे मोदी सरकार को निरस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों के संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। इस प्रकार अगर मोदी सरकार अपने कारपोरेट आकाओं की सेवा करने के लिए मजदूरों के कठिन परिश्रम से अर्जित अधिकारों को छीनने के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती है, तो उसे हमारे देश की संपत्ति का उत्पादन करने वाले मेहनतकश लोगों के पूरे समूह के एकजुट क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रम संहिताओं का विरोध क्यों हो रहा है। तो चारों श्रम संहिताओं की विषय वस्तु किसी कारपोरेट हितों को बढ़ावा दे रहा है। किसी तरह से श्रमिकों के मुश्किल से हासिल किए गए मौजूदा कानून अधिकारों को कम करने की चेष्टा की गई है, प्रयास की गई है। पिछले 4 वर्षों में श्रमिक वर्ग ने भी इस विषय पर कई लेख लिख चुका है। श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषता पर प्रकाश डाला गया ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को उनके बारे में जानकारी हो, बात हो सके। श्रमिक वर्ग एक व्यापक और गहन अभियान के माध्यम से इसके बारे में जागरूक करना होगा और इन श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को रोकने के लिए संघर्ष के ऊंचे रूपों को तैयार करना होगा। श्रम कानूनों सुधारों के हिस्से के रूप में कानून को सरल बनाने के नाम पर 29 मौजूदा श्रम कानूनों को निरस्त करने और उन्हें श्रम संहिताओं में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मौजूदा श्रम कानूनों में उन घटकों को खत्म करना है जो श्रमिकों को कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। मौजूदा श्रम कानून मजदूर वर्ग के लंबे संघर्षों के जरिए हासिल किए गए थे और तमाम
खामियों के बावजूद कार्यस्थलों के अधिकारी मजदूर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण आदि के मामले में मजदूरों को कुछ सुरक्षा प्रदान करते थे। संहिताओं में परिभाषाओं में हेरफेर करके मजदूरों के बड़े हिस्से को सावधानी पूर्वक बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य स्थितियों पर संहिता में मजदूर और कर्मचारी का परस्पर उपयोग किया गया है। वास्तव में संहिता में कर्मचारी का ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। हम आगे बात करें दोस्तों, औद्योगिक संबंध संहिता में श्रमिकों और कर्मचारियों के वर्ग को पर्यवेक्षक या प्रबंधक कहकर कवरेज से बाहर करने की गुंजाइश की गई है। जिन लोगों की तथाकथित पर्यवेक्षक क्षमता में नियोजित कहा जाता है, जो 18,000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें श्रमिक या कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इस तरह प्रतिष्ठान की परिभाषा में 10 से कम श्रमिकों वाली इकाइयां शामिल नहीं है। फैक्ट्री की परिभाषा में 20 से कम श्रमिकों की इकाइयां शामिल नहीं है। वहीं हम बात करें दोस्तों, रोजगार की सीमा को इस स्तर तक बढ़ा दिया गया है कि नियोक्ता आसानी से संहिता के तहत अपने दायित्वों से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए 500 से कम कर्मचारी कार्यरत होने पर फैक्ट्री या बिल्डिंग और अन्य निर्माण कार्य के लिए कोई भी सुरक्षा अधिकारी नहीं होगा। अधिक कर्मचारियों की संख्या 250 से कम है तो कोई कल्याण अधिकारी नहीं होगा। अधिक कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है तो कोई कैंटीन नहीं होगा। अधिक महिला कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है तो कोई चेंजिंग रूम नहीं होगा, कोई क्रैच नहीं होगा। अधिक कर्मचारियों की संख्या 50 से कम है तो कोई विश्राम कक्ष या लंच रूम नहीं देगा। अगर विश्राम कक्ष लंच रूम नहीं देगा तो फिर वह लंच कहाँ करेगा। अधिक कर्मचारियों की संख्या 500 से कम है तो एम्बुलेंस का कोई प्रावधान नहीं है। तो मजदूर संहिता ने सरलीकरण और तर्कसंगत बनाने के बहाने 4 मजदूर बोनस संबंधी अधिनियमों को समाहित कर लिया है। इनमें न्यूनतम वेतन तय करने का आधार शामिल नहीं है। अभी जो दोस्तों न्यूनतम वेतन तय होता है, इसमें कोई भी आधार नहीं है होगा। जिसको जितना मन होगा उतना दे सकते हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता है। जैसे कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा 1957 में अनुशंसित किया गया था, जिससे 1992 में रेप्टा कोष और ब्रेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा पुष्टि किया गया था और 44वें 46वें में बार बार दोहराया गया था। ट्रेड यूनियन द्वारा लगातार संघर्ष के कारण इसे अनिच्छा से मसौदा नियमों से शामिल किया गया था। मजदूरी की परिभाषा को छोटा कर दिया गया है, जिसमें केवल मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्राधिकरण भत्ता आदि हो तो शामिल है। सार्वभौमिक कहाँ है? सार्वभौमिकों का दावा पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए निर्माण, बीड़ी और शिगार, खदान, गोदी श्रमिक, श्रमजीवी, पत्रकार, बिक्री, कर्मचारी संघ, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। क्षेत्र विशेष कार्य पैटर्न, प्रक्रियाओं, समस्याओं, मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य स्थितियों, रोजगार संबंधों, सुरक्षा और अन्य संबंधों मामले में निपटाते हैं। तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता में बीड़ी, लौह अयस्क खदानों, अभ्रक खदानों, चूना पत्थर की खदानों, डोलोमाइट खदानों जैसे उद्योगों में श्रमिकों के एक बड़े वर्ग के लिए मौजूदा कानूनी रूप से प्रचलित सामाजिक सुरक्षा अधिकार और प्रावधान पूरी तरह से अनिश्चितता में है, क्योंकि सरकार ने उपकर संग्रह से संबंध प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से श्रमिकों का शोषण होगा यह कानून आ जाने के बाद। ग्रेच्युटी पर ट्रेड यूनियन आंदोलन की सर्वसम्मत मांग की पात्रता गणना पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, सरकार द्वारा लगातार नजरअंदाज की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा पर संहिता उसी को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों काम के घंटे। कोड अनिच्छा से 8 घंटे के काम का उल्लेख करता है, लेकिन इसके उल्लंघन की अनुमति देता है। यह नियोक्ता द्वारा 8 घंटे की ड्यूटी को बदलने की बहुत गुंजाइश देता है। इससे उपयुक्त सरकारों द्वारा तय किया जा सकता है। पहले से मौजूद 13 अधिनियम जो काम की परिस्थितियों से निपटते थे,
जिन्हें यह संहिता अपने में समाहित करती है। काम के घंटों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। दैनिक कार्य घंटे, साप्ताहिक कार्य घंटे, कार्य की अवधि, आराम के लिए अंतराल, ओवरटाइम ड्यूटी और घंटों का फैलाव जैसी अवधारणाएं सभी प्रासंगिक अधिनियमों, विशेष रूप से कारखाना अधिनियम में अच्छी तरह से परिभाषित की गई थी। हमारे श्रम न्याय शास्त्र में इन सवालों पर इनका हमेशा इस्तेमाल किया जाता था। इन सभी को हटाकर संहिता श्रमिकों को संबंधित सरकारों की दया पर छोड़ देती है। कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा काम के घंटे बढ़ाकर 12 करने का प्रयास, जिसे बाद में राज्य की कांग्रेस सरकार ने अधिसूचित कर डीएमके द्वारा 12 घंटे की अधिकतर ट्रेड में विरोध किया था। वहीं पर तो उसके बाद दोस्तों विरोध करने के बाद जो है वापस ले लिया गया था। 8 घंटे काम को गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है, जो सरकारों से श्रमिकों के कल्याण की तुलना में व्यापार में आसानी को बढ़ावा देकर कारपोरेट को खुश करने में अधिक चिंतित है। यह श्रम संहिताओं के अधिसूचित होने और लागू होने से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत 8 घंटे से अधिक कार्य दिवस के सिद्धांत को उपयुक्त सरकारों द्वारा पुनर्विचार और समीक्षा के लिए छोड़ दिया गया है। यह स्वाभाविक है कि नारायण मूर्ति और सुब्रमण्यन जैसे कारपोरेट दिग्गज अपने मुनाफे को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों से जीवन नचोड़ने के लिए 70 घंटे और 90 घंटे के कार्य सप्ताह की मांग करने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह पूरी तरह अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। लचीलेपन के नाम पर निश्चित अवधि के रोजगार, अनुबंध कार्य और आदि के माध्यम से अस्थायी और नाजुक कार्य संबंधों को शुरू करके रोजगार संबंधों के चरित्र में व्यापक परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार दोस्तों कोई भी कानून तभी सार्थक होता है जब प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। श्रम कानूनों के मामले में यह और भी अधिक सत्य है। शिकायतों के मिलने पर बार बार निरीक्षण या परिवर्तन की जीवन रेखा है। तो देख सकते हैं दोस्तों आखिर क्या हो रहा है इस देश में। हमको लग रहा है ये कानून आने के बाद निश्चित रूप से कर्मचारियों का शोषण होगा। संसद की शक्ति के स्थान पर कार्यपालिका शक्ति। कोड लगभग सभी मूलभूत प्रावधानों के संबंध में जैसा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा निर्धारित किया जा सकता है, जैसा तैयार किया जा सकता है, जैसे प्रावधानों से भरे हुए हैं। भविष्य में काम के घंटे, सुरक्षा और स्वास्थ्य और न्यूनतम वेतन, पात्रता, योगदान, लाभ और अन्य पहलुओं के लिए मानक जो कोड में अपरिभाषित हैं से संबंधित किसी भी बदलाव के लिए है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कोई मूलभूत प्रावधानों में कोई भी बदलाव कर्मचारी निर्णयों के जरिए संसद को दरकिनार रखकर और सभी हितधारकों विशेष रूप से श्रमिकों और उनके संघों को दरकिनार करके किया जा सकता है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा फांसीवादी आरएसएस द्वारा निर्देशित श्रम पर युद्ध में श्रम संहिता एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या स्थिति है और क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है श्रमिकों के साथ, कर्मचारियों के साथ। धन्यवाद।